सुहानी अपने सामने युवराज को देखकर चौंक जाती है। युवराज अपने पूरे एटीट्यूड के साथ सुहानी के सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखें सिकुड़ जाती है। युवराज इस वक्त सुहानी से मदद तो मांग रहा था, लेकिन अभी भी सुहानी को उसके चेहरे पर वही एरोगेंस दिख रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहानी को अपनी मदद करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। सुहानी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ा पाई थी तभी युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपना हाथ झटककर खुद को युवराज पर चिल्लाते हुए कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपकी वजह से ही कल की रात मुझे लॉकअप में गुजारनी पड़ी। कॉलेज के सभी लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। और आप यहाँ मुझसे ही मदद मांगने आए हैं, वो भी इस एटीट्यूड के साथ। युवराज खामोशी से सुहानी की बातें सुन रहा था। उसकी बात पूरी हो जाने पर कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सुहानी चिढ़ते हुए कहती है। युवराज कहता है, तुम भी जानती हो कि उस साय से किसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, तो वो अब तुम हो। और सिर्फ मैं हूं जो उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता है। सुहानी कहती है, युवराज सर, मेरे साथ मेरे दोस्त है और वो मेरी मदद करने के लिए काफी हैं। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा उसकी जान को भी खतरा होगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्तों से मदद लेकर उनकी जान खतरे में डालना चाहोगी। सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। वो अपनी वजह से निशा और विवेक की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुहानी कुछ सोचते हुए 2-3 कदम चलती है और फिर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। युवराज भी उस कुर्सी के दूसरे किनारे पर बैठ जाता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहता है, मैं अब उससे आज़ाद होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुहानी उसके चेहरे को एकटक देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज पर भरोसा करे या नहीं। कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे यशवंत दीवान के किडनैपिंग लिंक के बारे में बताया था। सुहानी सोच रही थी कि कहीं युवराज भी तो इन सब में शामिल नहीं है। युवराज भी सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी का चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज कहता है, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे उन किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसके बारे में तुम्हें रोहित ने बताया है। सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज छिपकर उसकी और रोहित की बातें सुन रहा था। सुहानी फिर से गुस्सा होकर कहती है, तो आप छिपकर मेरी और रोहित की बातें भी सुन रहे थे? कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? युवराज कहता है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल गया था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। सुहानी युवराज की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि युवराज वाकई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन सुहानी अभी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी को खामोश बैठे हुए देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती। युवराज उठता है और वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी सुहानी उससे कहती है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। युवराज उस स्माइल को छुपाकर पीछे सुहानी की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सुहानी की नज़र अभी भी युवराज पर ही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में युवराज के लिए गुस्सा नहीं था। सुहानी अपने मन में कहती है, इस वक्त युवराज सर ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं निशा और विवेक को इसमें शामिल करके उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी भी सुहानी को युवराज पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी हेल्प लेने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुहानी किसी भी कीमत पर युवराज को उस साय से आज़ाद करना चाहती थी और युवराज सुहानी और उस साय के बीच के कनेक्शन का पता लगाना चाहता था। युवराज सुहानी के पास आकर उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है, तुम्हारे सपने और उन मर्डर्स के बारे में सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। युवराज के कहने पर सुहानी उसे शुरू से सारी बातें बताना शुरू करती है। सारी बातें जानने के बाद भी युवराज को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुहानी उन मर्डर्स को अपने सपने में कैसे देख सकती है। युवराज और सुहानी को बात करते करते शाम हो जाती है। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात होने होते ठंड भी बढ़ रही थी।
सुहानी युवराज से कहती है, अब हमें चलना चाहिए, 6 बजने से पहले मुझे हॉस्टल पहुंचना है। युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ठंड से कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। युवराज उसे घूरते हुए सोचने लगता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। लेकिन युवराज अभी सुहानी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सुहानी की बात मान जाता है। वो दोनों चलते हुए पार्क से बाहर आते हैं। सुहानी रोड के दोनों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाते हुए ऑटो का इंतजार करने लगती है। युवराज उसके पास ही खड़ा था। वो सुहानी को वहां अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी सुहानी को वहां एक ऑटो आती हुई दिखाई देती है। उस ऑटो के पास आने पर सुहानी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी उससे पहले युवराज आगे बढ़कर ऑटो को रोक लेता है। ऑटो ड्राइवर की नज़र युवराज पर जाती है और वो युवराज को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि युवराज दीवान, जिसके एक बार कहने पर वहां महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लग सकती है, वो रोड पर खड़े होकर ऑटो क्यों रोक रहा है। युवराज ऑटो ड्राइवर से कहता है, इन्हें सेफली सेंट थॉमस हॉस्टल ड्रॉप कर देना। ऑटो ड्राइवर सुहानी को देखता है, जो युवराज से कुछ कदम दूर खड़ी थी। युवराज अपने वॉलेट से पैसे निकालकर ऑटो ड्राइवर की तरफ बढ़ा देता है। ड्राइवर की आंखें अभी भी युवराज के चेहरे को हैरानी देख रही थी। वो बिना कुछ कहे युवराज से पैसे ले लेता है। सुहानी को युवराज का ऐसा बर्ताव काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात वो जाहिर नहीं करती। सुहानी आगे बढ़कर ऑटो के अंदर बैठने वाली थी, तभी युवराज उससे कहता है, 1 सेकंड। युवराज के कहने पर सुहानी वहीं रुक जाती है और सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। युवराज बिना कुछ कहे अपना ब्लैक लेदर जैकेट निकालकर सुहानी को पहना देता है। वो काफी देर से नोटिस कर रहा था कि सुहानी ठंड से कांप रही है। सुहानी युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान दिए बिना उसे जैकेट पहना देता है और कहता है, तुम्हें लेट हो रहा है, अब जाओ। ऑटो ड्राइवर ये सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमेशा से युवराज की प्रेजेंस ही सबको खामोश करने के लिए काफी होती थी। इसके बाद सुहानी ऑटो में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज भी थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए उस ऑटो के पीछे ही शहर की तरफ चलने लगता है। शाम के 6 बजे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हॉस्टल जाने के लिए अब वो ऑटो पुराने रोड से गुजर रही थी। पुराने रोड से गुजरते हुए सुहानी की नज़र उस विशिंग वेल पर जाती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। तभी सुहानी को उस कुएं के पास सफ़ेद कपड़े पहनी हुई वही लड़की दिखाई देती है। सुहानी उसे देखकर डर जाती है। वो अपनी पलकें झपकाकर फिर से वहां देखती है। अब वो लड़की वहां पर नहीं थी। सुहानी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। शायद इसीलिए मेरी इमेजिनेशन बढ़ गई है। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके दाईं तरफ कोई बैठा है। सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उसे किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने आप से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो तिरछी नज़रों से अपने दाईं तरफ देखती है और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ती है। अगले ही पल सुहानी की चीख निकल जाती है। उस ऑटो में सुहानी के साथ वही लड़की बैठी थी जिसे उसने एक विशिंग वेल के पास उस बूढ़ी औरत को मारते देखा था। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके पास बिखरे हुए थे। उस लड़की का चेहरा सुहानी की तरफ ही था, लेकिन सुहानी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। सुहानी डर से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। सुहानी की चीख ऑटो ड्राइवर भी सुनता है। वो साइड मिरर से सुहानी को देखता है। उसे बैकसीट पर सुहानी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। ड्राइवर बिना कुछ रिएक्ट किए ऑटो की स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद सुहानी फिर से अपनी आंखें खोलती है। अब वो लड़की वहां नहीं थी। ऑटो में सिर्फ सुहानी और ड्राइवर ही थे। सुहानी बहुत डर गई थी, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो ऑटो ड्राइवर को देखती है जो बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ा रहा था। ड्राइवर को देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसके इतने जोर से चीखने पर भी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो क्यों नहीं रोका। इतने में सुहानी हॉस्टल पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक लेता है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी चैन की सांस लेती है। ऑटो से उतरकर सुहानी से कहती है, भैया, कुछ देर पहले मेरे इतने जोर से चीखने पर भी आपने ऑटो क्यों नहीं रोका। ऑटो ड्राइवर जवाब देता है, मैडम, तब हम लोग उस पुराने रोड पर थे। वहाँ ये सब अक्सर होता रहता है। कई बार लोगों ने वहाँ काफ़ी अजीब चीज़ें देखी है।
अगर मैं वहां ऑटो रोक देता तो इससे हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। सुहानी कहती है, इतना जानते हुए भी आप इस वक्त उस रास्ते से क्यों जाते हैं? ऑटो ड्राइवर कहता है, आमतौर पर मैं शाम के वक्त वहां से नहीं गुजरता, लेकिन आज मुझे देर हो गई थी। ऑटो ड्राइवर अपनी बात पूरी करके वहां से चला जाता है। सुहानी को भी उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। ऑटो ड्राइवर के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद वहां से युवराज की कार गुजरती है। कुछ दूर रुककर युवराज सुहानी को सेफली हॉस्टल के अंदर जाते हुए देख रहा था। अपने रूम आकर सुहानी देखती है कि निशा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही निशा की नज़र सुहानी पर जाती है, वो उस पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू कहाँ थी? मैंने तुझे आराम करने के लिए यहाँ छोड़ा था और तू पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने कुछ खाया? निशा सुहानी से लगातार सवाल करने लगती है। तभी सुहानी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ। सवाल ही पूछती जाएगी या जवाब सुनने के लिए रुकेगी भी? निशा ये सुनकर शांत हो जाती है। सुहानी अपने बैग पर बैठकर कहती है, मुझे हॉस्टल में घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली गई। और हाँ, मैंने लंच कर लिया था। सुहानी आगे कहती है, मेरी छोड़, तू बता, आज कॉलेज में क्या हुआ? निशा कुछ याद करके कहती है, अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। आज पुराने रोड वाले केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई टीम कॉलेज आई थी। नई टीम? लेकिन क्यों? क्या इंस्पेक्टर शर्मा का ट्रांसफर हो गया? सुहानी निशा से कहती है। निशा सुहानी को बताती है, स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है, जिसके अकॉर्डिंग इस केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम बनाई गई है, जिसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी अर्नव सिंह लीड करेंगे। सुहानी कहती है, चलो अच्छा है। आई होप कि नई टीम कुछ बेहतर काम कर पाए और हमें कुछ ऐसा पता चले जो अभी तक सामने नहीं आया है। निशा इस बात का जवाब देते हुए कहती है, यार तुझे तो पता है ना, यहाँ जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं है, तो कोई भी पुलिस की टीम आए उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ की राज पुलिस नहीं सुलझा सकती। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मन में कहती है, नई टीम भले ही उस साय के मैटर में कुछ ना कर पाए, लेकिन यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में जरूर कुछ कर सकती है। सुहानी को सोचते देखकर निशा कहती है, क्या हुआ? अब तू किस सोच में पड़ गई? सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुहानी निशा को रोहित से हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि निशा या विवेक यशवंत दीवान के किडनैपिंग केस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो। वो जानती थी कि इससे उनकी लाइफ और उनका फ्यूचर दोनों खतरे में आ जाएगा। सुहानी और निशा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तभी निशा को अचानक कुछ याद आता है। वो अपना सर पकड़कर शिकायत भरे अंदाज में कहती है, यार मैं तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल गई? निशा की बात सुनकर सुहानी भी क्यूरियस होकर कहती है, कौन सी बात? निशा सीरियस होकर कहती है, तुझे पता है तू कल युवराज सर की वजह से अरेस्ट नहीं हुई थी, बल्कि किसी और ने पुलिस से तेरी कंप्लेन की थी। सुहानी हैरानी से कहती है, किसने? निशा जवाब देती है, पद्मिनी सिंघानिया ने। निशा के मुंह से पद्मिनी का नाम सुनकर सुहानी दंग रह जाती है। वो निशा से कहती है, पद्मिनी सिंघानिया ने मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन किया? उन्हें क्या लगता है कि सना को मैंने मारा है? निशा चिढ़कर कहती है, सुहानी, शिमला का हर इंसान जानता है कि पुराने रोड पर होने वाले मर्डर्स के पीछे कौन जिम्मेदार है। उस पद्मिनी को भी ये बात पता होगी। मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। कुछ देर सोचने के बाद निशा आगे कहती है, तेरी उससे कोई लड़ाई तो नहीं हुई है ना? सुहानी तुरंत जवाब देती है, नहीं यार, मैं यहाँ स्कॉलरशिप में आई हूँ, ऐसे में मैं अपने कॉलेज की ट्रस्टी से क्यों दुश्मनी करूँगी? निशा को भी सुहानी की बात सही लगती है। वो आगे कहती है, फिर ये पद्मिनी तेरे पीछे क्यों पड़ी है? सुहानी के पास निशा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे। रात हो गई थी। निशा और सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। सुहानी अपने बैग पर बैठे किसी सोच में डूबी थी। ये देखकर निशा कहती है, सुहानी, तू क्या सोच रही है? सोना नहीं है क्या तुझे? निशा का सवाल सुनकर सुहानी के चेहरे की परेशानी और बढ़ जाती है। निशा सुहानी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, सुहानी, क्या बात है? सुहानी परेशान होकर कहती है, निशा, मुझे अब सोने से डर लगता है। डर लगता है? लेकिन क्यों? निशा कहती है। सुहानी जवाब देती है,
मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज भी मैं सपने में किसी की मौत ना देख लूं। और अगर मैं नींद में फिर से उस विशिंग वेल की तरफ चली गई तो। निशा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, एक काम करती हूँ, आज इस रूम को लॉक कर देती हूँ। अगर तू नींद में चलेगी तो भी इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगी। ये कहकर निशा अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे को लॉक कर देती है। निशा वापस बेड पर बैठकर कहती है, अब ठीक है। सुहानी कंफ्यूज होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद निशा और सुहानी दोनों अपने अपने बेड पर सो जाती हैं। सुहानी पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ जाती है। आधी रात हो गई थी। सुहानी अपने बेड पर गहरी में सोई थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा शांत नहीं था। वो नींद में भी बेचैन लग रही थी। आज रात सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास वही लड़की खड़ी थी, नीचे देख रही थी। उस लड़की के सामने एक और लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। सुहानी जब जमीन पर पड़ी उस लड़की का चेहरा देखती है तो डर से उसकी नींद टूट जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निशा थी। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो फौरन निशा के बेड की तरफ देखती है। बेड पर निशा नहीं थी। ये देखकर सुहानी के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घबराते हुए कमरे के चारों तरफ निशा को देखने लगती है, लेकिन वहां निशा नहीं थी। सुहानी उठकर वॉशरूम में निशा को चेक करती है, लेकिन निशा वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र अपने रूम के दरवाजे पर जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर सुहानी अपनी जगह पर ही जम जाती है। क्या उस साए ने निशा को भी? ये सोचकर ही सुहानी की रूह कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक सुहानी अपने बैग की तरफ बढ़ती है और कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। सुहानी बिना कुछ सोचे सीधा युवराज को कॉल करती है। इस मुश्किल वक्त में उसे युवराज के अलावा और कोई नहीं सूझ रहा था। युवराज को तो कॉल जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सुहानी उसे फिर से कॉल करती है। फिर से युवराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपना कॉल आंसर ना होने पर सुहानी मोबाइल पकड़कर हॉस्टल से बाहर चली जाती है। जैसे ही सुहानी हॉस्टल से बाहर निकलती है तो वहां का नज़ारा देखकर उसे डर लगने लगता है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटे के बीच उल्लू की अजीब और डरावनी आवाज़ें सुहानी को और भी ज्यादा डरा रही थी। सुहानी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तेजी से भागते हुए पुराने रोड की तरफ बढ़ जाती है। पुराने रोड से हॉस्टल के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी। सुहानी बड़ी तेजी से पुराने रोड की तरफ भाग रही थी। आधी दूरी तय करने के बाद सुहानी थक जाती है और वहीं रुककर हौंफने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। सुहानी जब अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पर युवराज का नाम लिखा था। सुहानी फोन उठाकर हौंफते हुए कहती है, हेलो युवराज सर। सुहानी की डरी और हौंफती आवाज सुनकर युवराज अलर्ट हो जाता है। वो फौरन कहता है, सुहानी क्या हुआ? तुमने इतनी रात को इतने कॉल्स क्यों किए और तुम हौंफ क्यों रही हो? सुहानी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, युवराज सर, मैंने आज सपने में निशा को विशिंग वेल के पास देखा और अब वो रूम में नहीं है। ये सुनकर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो कहता है, अभी तुम कहाँ हो? सुहानी जवाब देती है, मैं पुराने रोड की तरफ जा रही हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी खुद को समझती क्या है। क्या उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, या फिर उसे लगता है कि वो उस साए का सामना कर सकती है। युवराज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कार कीज लेकर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी अभी भी बड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी, लेकिन डर, ठंड और थकान की वजह से उसके पैर कांपने लगे थे। सुहानी हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली थी, इसलिए उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना उसके कदम लगातार विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे। सुहानी के मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या उसने निशा को भी बाकी लोगों की तरह मार दिया होगा? ये ख्याल हर पल सुहानी की जान ले रहा था। इसी बीच वो देखती है कि एक तेज रोशनी पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है। वो रोशनी कार की हेडलाइट की थी। कुछ ही पलों में एक तेज कार सुहानी के पास आकर रुक जाती है और उस कार से युवराज बाहर निकलता है। सुहानी युवराज को देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। युवराज सुहानी के पास आकर एक नज़र उसे अच्छे से देखता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सुहानी बिल्कुल ठीक है तो वो कहता है, कार में बैठो। वो दोनों बिना समय गंवाए कार में बैठ जाते हैं।
कार के बैठने के बाद युवराज कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब युवराज का चेहरा और सीरियस हो जाता है। उसे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। वो फिर से चाबी घुमाता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसके कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से कुछ सोचते हुए अपने चारों तरफ देखता है। युवराज और सुहानी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। तभी अचानक से युवराज सुहानी को पकड़कर खुद भी नीचे झुक जाता है। अगले ही पल एक उल्लू तेजी से उड़ते हुए युवराज की कार की तरफ आता है और कार की विंडस्क्रीन से टकरा जाता है। विंडस्क्रीन पूरी तरह से टूट जाती है। युवराज और सुहानी नीचे झुके हुए थे, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगती। युवराज फौरन सुहानी से कहता है, बाहर निकलो। युवराज के कहते ही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक बड़ा सा पेड़ कार के ऊपर गिर जाता है। पेड़ के गिरने से वो कार अब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई इंसान उस कार के अंदर बैठा होता तो उसका बचना नामुमकिन था। युवराज भागकर सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में सुहानी के लिए डर साफ दिख रहा था। ये सब देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज को अपने आसपास कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, वो यही है। इसके बाद युवराज सुहानी से कहता है, चलो यहाँ से। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुहानी अपने कदम नहीं बढ़ाती। युवराज वहीं रुककर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं निशा के बिना वापस नहीं जाऊंगी। युवराज समझ जाता कि सुहानी उसकी बात नहीं मानने वाली है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ठीक है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों तेजी से विशिंग वेल की तरफ ही जा रहे थे। तभी सुहानी को अपने कान के बिल्कुल करीब से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, सुहानी। ये सुनकर सुहानी चलते हुए अपने दाईं तरफ देखती है और अपना बैलेंस खो देती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज का हाथ उससे छूट जाता है। सुहानी अब सड़क पर पड़ी हुई थी और तभी एक पेड़ बड़ी तेजी से उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी के लिए इतनी जल्दी वहां से हट पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके साथ युवराज था। युवराज फौरन सुहानी को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका एक पैर उस पेड़ की डाल के नीचे आ जाता है। सुहानी को तेज दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है। युवराज सुहानी के पास घुटने के बल बैठ जाता है और उसका पैर पेड़ के नीचे से बाहर निकाल देता है। वो दोनों सड़क पर बैठे हुए थे, तभी एक साया तेजी से सुहानी के पास से उसे छूते हुए गुजरता है। ये सब एक के बाद एक इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि युवराज को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस साए के जाते ही सुहानी को अपने गर्दन के पास बहुत तेज दर्द महसूस होता है। सुहानी अपना हाथ जब अपनी गर्दन पर रखती है तो उसे कुछ नमी महसूस होती है। सुहानी समझ जाती है कि ये नमी खून की है और उसे गले में चोट लगी है। सुहानी का ये चोट देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुहानी को अपना सहारा देकर खड़ा करता है। सुहानी के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो युवराज का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तभी वो साया फिर से उसी स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने वाला होता है, सुहानी डरकर अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। इससे पहले वो साया सुहानी पर हमला कर पाता, युवराज सुहानी के सामने आ जाता है। युवराज के ऐसा करने पर वो साया इस बार युवराज को छूकर चला जाता है। साए के युवराज को छूते ही वहां एक भयानक आवाज गूंज जाती है और अगले ही पल वहां सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल पहले चारों तरफ जो हलचल हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो आवाज सुहानी और युवराज की तेज सांसों की थी। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपना हाथ अपने चेहरे से हटाती है। आंखें खोलने पर वो देखती है कि अब वहां वो साया नहीं है और उसके सामने युवराज खड़ा है। क्या वो साया चला गया? सुहानी हैरान होकर कहती है। हाँ, युवराज जवाब देता है। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, कहीं वो फिर से तो वापस नहीं आएगा ना? युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास देखने लगता है। वहां सड़क पर सुहानी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी फ्लैशलाइट अभी भी ऑन थी।
युवराज उस मोबाइल को उठाता है और उसे सुहानी की तरफ बढ़ा देता है। सुहानी एक नज़र युवराज को देखती है, जो बिना किसी भाव के दूसरी तरफ देख रहा था। सुहानी युवराज से अपना फ़ोन लेकर उसमें टाइम देखती है। अभी सुबह के 4:15 बजे थे। ये देखकर सुहानी को कुछ याद आता है और वो कहती है, अच्छा तो वो साया इसलिए चला गया। युवराज को सुहानी की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? सुहानी आगे कहती है, मैंने सुना है कि सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसके बाद से बुरी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती है। शायद इसी वजह से वो साया मुझे बिना मारे ही चला गया। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे पता था कि उस साये की वहां से जाने की वजह कुछ और ही थी। तभी सुहानी को निशा की याद आती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, युवराज सर, हम उस विशिंग वेल से बस कुछ कदम की दूरी पर है। चलिए हमें निशा को ढूंढना है। युवराज सुहानी को सहारा देकर उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन युवराज के हाथ पर भी एक पंजे से बना निशान था जिससे खून बह रहा था। युवराज उस हाथ को पीछे कर लेता है जिससे सुहानी की नज़र उस पर न पड़े। कुछ ही देर बाद वो दोनों विशिंग वेल के सामने थे। वहां पहुंचते ही सुहानी बेचैन होकर निशा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुहानी पागलों की तरह इधर उधर निशा को वहां ढूंढने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। निशा वहां नहीं थी। कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद सुहानी की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर रोने लगती है। युवराज को भी अब यही लग रहा था कि निशा भी बाकी लोगों की तरह उस साये का शिकार बन गई है। उसे निशा के लिए दुख हो रहा था और साथ ही सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। वो अपना हाथ उठाकर सुहानी के कंधे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अपने हाथ को हवा में ही रोक लेता है। तभी सुहानी का फ़ोन बजता है और युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। सुहानी निशा की खबर मिलने की उम्मीद से फौरन फ़ोन उठाती है। फ़ोन से एक आदमी की आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप सुहानी शर्मा हैं? जी, सुहानी आंसू पोंछते हुए कहती है। वो आदमी कहता है, आपकी दोस्त निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में। उस आदमी की बात सुनकर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी इसके आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। युवराज खामोशी से सुहानी को देख रहा था। फ़ोन से उस आदमी की आवाज़ आती है, मैंने कहा, आपकी फ्रेंड निशा सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ। सुहानी अभी भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके मोबाइल से फिर से आवाज़ आती है, हेलो मिस सुहानी, आर यू देयर? युवराज कब से सुहानी को देख रहा था, जो इस वक्त खुद को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। वो सुहानी के हाथ से मोबाइल लेकर कहता है, हेलो। फ़ोन से आवाज़ आती है, हेलो सर, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मिस निशा सिंह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। युवराज कहता है, इज शी फाइन? फ़ोन से आवाज़ आती है, यस शी इज़ फाइन नाउ। ये सुनकर युवराज चैन की सांस लेता है और कहता है, ओके, हम अभी आ रहे हैं। ये कहकर युवराज फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करके युवराज सुहानी को देखता है, जो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। सुहानी ने कुछ ही देर में बहुत सारे इमोशंस एक साथ फेस कर लिए थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। युवराज की नज़र सुहानी पर रुक जाती है। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि उसे निशा के पास सिटी हॉस्पिटल जाना है। युवराज से कोई जवाब न मिलने पर सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? निशा ठीक है ना? सुहानी के ऐसा करने से युवराज का ध्यान टूटता है और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है, हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा, निशा वही है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या हुआ है उसे, और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज कहता है, ये उसके पास जाकर ही पता चलेगा। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हम। आज युवराज की नज़र सुहानी से हटी नहीं रही थी। सुहानी का इतना मासूम होना आज युवराज को बहुत परेशान कर रहा था। वो चाहकर भी अपनी नज़रें कहीं और नहीं ले जा पा रहा था। तभी युवराज नोटिस करता है कि सुहानी ने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना था और वो ठंड से कांप रही है। युवराज डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। युवराज अपनी आंखें खोलकर अपनी जैकेट निकालता है। सुहानी कंफ्यूज होकर युवराज को देख रही थी।
अगले ही पल युवराज उस जैकेट से सुहानी को कवर कर देता है। सुहानी उस जैकेट को खुद से दूर करते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे जैकेट उतारने से रोक लेता है। वो सुहानी को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम शिमला में रहती हो और रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है? तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अब सुहानी को ध्यान आता है कि जल्दबाजी में वो गर्म कपड़ों के बिना ही बाहर आ गई थी। अब उसे ठंड का एहसास हो रहा था और उसकी कपकपी भी बढ़ गई थी। सुहानी मासूमियत से जवाब देती है, मैं डर गई थी। युवराज थोड़ी सख्ती से कहता है, तो अब इसे पहनकर रखो। सुहानी जैकेट को निकालते हुए है, नहीं, पहले ही आपका एक जैकेट मेरे पास है और अब ये भी। युवराज कहता है, मेरे पास बहुत है। सुहानी कहती है, अगर आप इसे मुझे दे दोगी तो खुद क्या पहनोगे? ठंड तो युवराज को भी बहुत लग रही थी, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, अब चुपचाप इसे पहने रहो। इस बार सुहानी युवराज को मना नहीं कर पाती और अपनी जिद छोड़ देती है। सुहानी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहती है, थैंक यू। सुहानी को वाकई में बहुत ठंड लग रही थी। बिना कुछ कहे वहां से उठ जाता है। वो उठकर सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुहानी थोड़ी झिझक के साथ युवराज का हाथ पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सुहानी के एक पैर पर पेड़ की डाल गिर गई थी, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से उठ पाती है। युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए कहता है, क्या तुम चल पाओगी? सुहानी अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही सुहानी अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते हैं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो सुहानी से कहता है, रुको। युवराज के कहने पर सुहानी अपने कदम रोक लेती है। युवराज अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है और अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, विशिंग वेल के पास एक कार लेकर आओ, अभी। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कॉल कट करके युवराज सुहानी को पास रखे एक बड़े से पत्थर पर बिठा देता है। वो दोनों कार के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहां बैठे हुए सुहानी बड़े गौर से विशिंग वेल और उसके आसपास को देख रही थी। वैसे तो ये सीन बहुत भयानक था, लेकिन युवराज के साथ होने की वजह से सुहानी को डर नहीं लग रहा था। युवराज थोड़ी झिझक से साथ कहता है, अमम सुहानी, आई एम सॉरी। युवराज के मुंह से ये थ्री मैजिकल वर्ड सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो सवालिया नजरों से युवराज को देखती है। युवराज आगे कहता है, उस रात मुझे वार्डन से तुम्हारी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये बात इस तरह से फैल जाएगी और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये कहते हुए युवराज की आंखों में गिल्ट साफ साफ दिख रहा था। सुहानी युवराज के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थी। उसे नहीं पता था कि युवराज इतने अच्छे से बात भी कर सकता है, वरना उसने ज्यादातर युवराज को गुस्सा करते हुए या डांटते हुए ही देखा था। सुहानी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर सॉरी भी बोलते हैं। अब युवराज सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है, जब मैं गलत होता हूँ मैं सॉरी कह देता हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। सुहानी अब आंखें फाड़कर युवराज को देखती है और फिर से अपने मन में कहती है, युवराज सर मेरे मन की बात सुन सकते हैं। युवराज कहता है, तुम्हारी शक्ल पर लिखा है, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और खुद से कहती है, युवराज सर तो बहुत डेंजरस है। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज में चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे वो छुपा लेता है। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटता है। पुराने रोड पर युवराज की कार आ गई थी। युवराज एक नज़र कार को देखता है और फिर बिना कुछ कहे सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवराज के अचानक से ऐसा करने पर सुहानी शॉक रह जाती है और नर्वस होकर युवराज की गोद में हड़बड़ाने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर थोड़ी सख्ती से कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हें कार तक लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुहानी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिजिकली तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड नजर आ रही थी, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। सुहानी एकटक बस युवराज को ही देख रही है। युवराज के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। युवराज पास से और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो अपने चेहरे पर सुहानी की नजरों को महसूस कर रहा था और ये उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। लेकिन युवराज अपनी नज़र सिर्फ रास्ते पर बनाए हुए था। कार के पास पहुंचकर युवराज सुहानी को कार की बैक सीट पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। युवराज ड्राइवर से कहता है, सिटी हॉस्पिटल चलो।
ड्राइव कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। वहां से जाते हुए सुहानी जब विशिंग वेल की तरफ देखती है तो उसे फिर से वही लड़की सफेद कपड़े में दिखाई देती है। इस बार सुहानी को उसका चेहरा कुछ कुछ दिख रहा था। उसे वो लड़की काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। सुहानी याद करने की कोशिश करती है कि ये कौन हो सकती है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं पास बैठे युवराज के दिमाग में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि निशा उस साए से कैसे बच गई। इससे पहले सुहानी ने जिसे भी अपने सपने में उस लड़की के साथ देखा था वो या तो गायब हो गई थी या फिर उसकी लाश मिली थी, लेकिन निशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर कल रात को निशा के साथ हुआ क्या था, ये सवाल बार बार युवराज के दिमाग में चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। युवराज व्हीलचेयर मंगाकर सुहानी को उस पर बैठा देता है और फिर उस व्हीलचेयर को धकेलते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों निशा के रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि निशा बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही निशा सुहानी को देखते हैं वो उछलकर बैठ जाती है। युवराज सुहानी के व्हीलचेयर को धकेलकर उसे निशा के करीब ले जाता है। सुहानी निशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, निशा तू ठीक है ना? निशा भी इस वक्त सुहानी को व्हीलचेयर में देखकर घबरा जाती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, सुहानी तुझे क्या हुआ है, तू व्हीलचेयर में क्यों है, और युवराज सर इस वक्त तेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये कहकर निशा युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज वहां खामोशी से खड़ा था। वो निशा को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सुहानी झल्लाकर कहती है, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगी, पहले तू बता कि आज रात तेरे साथ क्या हुआ था, तू हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? युवराज सुहानी के व्हीलचेयर के पीछे खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। युवराज के उस कमरे में होने की वजह से निशा सुहानी को कुछ बताने से झिझक रही थी। सुहानी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तू बोल सकती है। सुहानी की बात सुनकर निशा उसे रात की बात बताना शुरू करती है। निशा कहती है, यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। रात को तो हम दोनों साथ में सोए थे। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़की उस मनहूस कुएं के पास खड़ी रही। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, उसके बिखरे लंबे बाल थे। मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। निशा आगे कहती है, मैं सपना ही देख रही थी और अचानक मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने देखा कि मैं बीच जंगल में खड़ी हूँ। चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो सीन बहुत ही डरावना था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था। मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गई। युवराज क्यूरियस होकर निशा को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तुम उससे बच कैसे गई? निशा चिढ़कर कहती है, बता रही हूँ, पूरी बात तो सुनो। युवराज खामोश हो जाता है। निशा आगे कहती है, अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उस लड़की के सफ़ेद कपड़े और बिखरे बाल ही दिख रहे थे। उसने मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाया। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे छू भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। शायद मैं डरकर वहीं बेहोश हो गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सुहानी फौरन कहती है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर कौन आया? निशा जवाब देती है, पता नहीं यार। सुहानी पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखने लगती है। वो अभी भी शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज परेशान है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज सीरियस होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि निशा उससे बच कैसे गई। निशा भी युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, मैं बच कैसे गई? वैसे मैं बच के बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे कुछ कर क्यों नहीं पाई। युवराज और निशा दोनों कंफ्यूज लग रहे हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर अचानक से कहती है, मुझे पता है कि निशा कैसे बच गई। निशा और युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा के गले में बंधा हुआ लाल धागा बाहर निकाल देती है, जिसमें एक रुद्राक्ष बंधा था। ये देखकर निशा को भी सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन युवराज अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अभी भी कंफ्यूजन के साथ सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कहती है, कुछ दिनों पहले एक अघोरी बाबा ने निशा को ये रुद्राक्ष दिया था। शायद इसी वजह से वो लड़की निशा को छू नहीं पाई। ये जानकर युवराज को भी अब सारी बातें समझ आ जाती है।
सुहानी कहती है, बस एक ही बात हमें पता नहीं है। क्या? निशा कहती है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, तुझे इतनी रात को विशिंग वेल से हॉस्पिटल लेकर कौन आया? आमतौर पर रात में पुराने रोड की तरफ कोई भी नहीं जाता। सुहानी का सवाल पूरा होते ही दरवाजे से एक कड़क आवाज सुनाई देती है, इन्हें मैं लेकर आया। ये आवाज सुनकर निशा, युवराज और सुहानी तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे के पास एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी खड़ा था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग और शानदार पर्सनैलिटी वाला ये लड़का हॉस्पिटल रूम के अंदर आता है। वो निशा, सुहानी और युवराज को गौर से देखता है। वो तीनों इस वक्त कंफ्यूज थे, लेकिन कंफ्यूजन का भाव सिर्फ निशा और सुहानी के चेहरे पर था। युवराज का चेहरा अभी भी शांत था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और इतनी रात को ये विशिंग वेल के पास क्या करने गया था जहां निशा से मिल गई। उन तीनों के कंफ्यूजन को देखकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एएसपी अर्नव सिंह। पुराने रोड के सारे केस अब से मैं और मेरी टीम हैंडल करेगी। अर्नव की बात सुनकर उन तीनों की कंफ्यूजन हैरानी में बदल जाती है और वो अर्नव को एकटक देखने लगते हैं।